नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वेरी कॉमन एंड इट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अक्सर जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं तो वहां पर उनकी जो क्वालिफिकेशंस दी होती हैं वहां पर स्पष्ट रूप में ये स्टेटेड होता है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट होल्डर को कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं तो आपका जो पोजीशन है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और इसी मुद्दे को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी की है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को विद रिगार्ड्स टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस ओनली। ठीक है, और ये जो पूरी इनके ऊपर जो नोटिस जारी की है ये क्यों की गई है, बिकॉज लास्ट ईयर जो है एक माइनिंग लीज का केस आया था जिसमें जो है हेमंत सोरेन का नाम आता है ओवर द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है नोटिस जारी की गई है। चलिए आइए समझते हैं कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और क्यों इनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है, क्या उसके मापदंड है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए हुआ ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर एक केस हुआ था माइनिंग लीज का जिसमें कि हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है कि इन्होंने जो है गलत तरीके से जो है ये एक प्रॉफिट होल्डर थे बेसिकली, और इसी के बेसिस पर इन पर जो चार्ज लगा है वो अगेंस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, कि बेसिकली देखिए आप जो सेक्शन 9A है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो सेक्शन 9A है उसके तहत ये स्टेटेड है बहुत क्लियरली कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ सकता है या सामना करना पड़ सकता है या फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर ये पता चले कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कहीं एज अ प्रॉफिट होल्डर या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं तो। ठीक है, और इस कहीं ना कहीं इनको जो नोटिस भेजा गया है वहां पर भी ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियरली डिफाइंड है? जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हालांकि वहां पर सिर्फ मेंशन पाया गया है बेसिकली आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में। इसको भी हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं। जो हमारे फॉर्मर झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे रघुबर दास जी, उन्होंने भी ये एलिज किया है कि मिस्टर सोरेन ने मिसयूज किया है अपने ऑफिस को। किस तरीके से? बाय अलॉटिंग अ स्टोन क्वेरिंग लीज इन हिज नेम, यानी कि ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेबल लीज थी जो कि उन्होंने अपने नाम पर जारी करवा दिया। ठीक है, और वो भी आउटसाइड रांची वाइल ही वाज दी स्टेट माइंस मिनिस्टर, यानी कि इससे पहले पिछले साल का ये केस था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आर्टिकल 1021 और क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझने से पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1A क्या कह रहा है। तो ये कहता है कि कोई भी पर्सन, उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हम फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दो हाउसेज में से चाहे वो किसी का भी सदस्य, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इन केस वो व्यक्ति कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। ठीक है, आर्टिकल 103 का कहना है कि इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मेंबर हैज इनकर्ड सच डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर कभी भी ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि किसी भी मेंबर को जो है इस मामले में डिस्क्वालीफाई किया गया है तो ये प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा। इट विल बी रेफर्ड टू दी प्रेसिडेंट्स डिसीजन, कि ये प्रेसिडेंट का डिसीजन था इन्हें डिस्क्वालीफाई करना। और प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्टेन करते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन और उसके अकॉर्डिंगली ही वो एक्ट करते हैं। एक और एक्ट है जो आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 191 क्लॉज 1। वो भी सिमिलर प्रोविजन रखता है एमएलए और एमएलसीज के लिए। तो आर्टिकल 1021 रखता है पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 191 रखता है स्टेट के केस में। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का जब आएगा तो 191 है और जब सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है तो 102। ठीक है, अच्छा, जो लेजिस्लेटर्स दिल्ली में हैं उन्हें कवर किया गया है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, यानी ये
रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत गवर्न नहीं हो रहे हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या। तो देखिए, जो एमपीज हैं या जो एमएलएज हैं, वो एज अ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो ऑलरेडी होल्ड करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, जिसके लिए वे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है अपने काम को लेकर के। ठीक है, जो इनकी एसेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है बेसिकली, वो लेजिस्लेटर्स की होल्ड होती है ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। दे माइट बी ससेप्टेबल टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड दे मे नॉट डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फेयरली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं यहाँ पर ध्यान में रखने वाली। अच्छा, इंटेंट इनका ये होता है कि कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दो चीजों के बीच में, दैट इज नंबर 1 ड्यूटीज एंड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। इसलिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ है वो सिंपल रूप से ये देखता है कि एक बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू एंश्योर कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में वो बरकरार रहे। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि आखिर इन्हें गवर्न कैसे किया जाता है। तो एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो हमारी पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, वो बार करती है किसी भी एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी को फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अनलेस इट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, दूसरी चीज कि यहां पर क्लियरली डिफाइन नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेटेड तो बहुत जगह है, लेकिन क्या क्या चीजें आती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये क्लियरली कहीं भी मेंशन या डिफाइंड नहीं है। जो लेजिस्लेटर्स हैं जो कि फेस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को फॉर होल्डिंग सच पोजीशंस, वो लाते हैं फिनेंशियल या फिर अदर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लॉ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसलिए ही उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है कि भाई आप अगर दूसरे सोर्स से प्रॉफिट कर रहे हो, दूसरे सोर्स से बेनिफिट ले रहे हो, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 और 191 क्लॉज 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर एमपी और एमएलए दोनों को बार्ड किया गया कि वो कोई भी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट हेल्ड नहीं कर सकते हैं अंडर दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी दो जगह से फायदे नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन का जो ये नेतृत्व है बेसिकली डिसाइड करने का या नोटिस देने का, तो किस तरीके से कोर्ट्स या फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि क्या कोई एमपी या एमएलए जो है उसे प्रॉफिट, वो जो है उसके पास प्रॉफिट ऑफ ऑफिस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको अपहोल्ड किया था इन अ वेरी फेमस केस जो कि था हमारा जया बच्चन फ्रॉम राज्यसभा इन 2006। ठीक है, यहां पर जो है डिसीजन लिया गया था क्वेश्चन को रिगार्ड में रखते हुए कि वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, व्हाट इज रेलिवेंट। रेलिवेंट पॉइंट क्या है कि क्या जो ऑफिस है दैट इज केपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट और पिक्यूनरी गेन, एंड नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन्ड अ मॉनेटरी गेन। यानी कि यहां पर एक्चुअल रेलिवेंसी किस चीज की है, ऑफिस की है या उस पर्टिकुलर पर्सन की है। इन केस जो ऑफिस है वो कैरी करता है विद इट और या वो एंटाइटल करता है होल्डर को किसी भी प्रकार का पिक्यूनरी गेन अदर देन द रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्चुअल एक्सपेंसेस, उस वक्त में जो ऑफिस है वो कहलाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आपकी सैलरी या पॉकेट एक्सपेंसेस के अलावा अगर किसी भी प्रकार से आपको बेनिफिट मिल रहा है, गेन मिल रहा है, तो वो आएगा अंडर दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हेल्ड किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दिस इज द पोटेंशियल डॉक्ट्रिन अंडर सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन दिया है आपको, मैंने कोशिश करेगा इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताने की। देखिए जरा कितना आइडिया आपको है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए 1959 में एक लॉ आया था जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं करता है कि क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, लेकिन जो ये डेफिनेशन थी ये इवॉल्व हुई है समय समय से ओवर द इयर्स विद द इंटरप्रिटेशंस मेड इन वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। यानी जो कई बार अलग अलग कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं उनसे ये डेफिनेशन इवॉल्व हुई है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको इंटरप्रेट करते हुए कि ये वो पोजीशन है जो कि ऑफिस होल्डर को एक ऐसी जगह पर लाती है जहां पर उन्हें
किसी भी प्रकार का फिनेंशियल गेन, एडवांटेज या बेनिफिट होता है और ये अमाउंट है जो है प्रॉफिट का, ये इममटीरियल होता है। ठीक है, 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो टेस्ट है फॉर डिटरमाइनिंग कि वेदर अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो टेस्ट है अपॉइंटमेंट का। ओके, दूसरी चीज कि अगर हम अनडिफाइंड टर्म की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द अनडिफाइंड टर्म, तो जो ऑफिशियल्स हैं लॉ मिनिस्ट्री के, उनका ये व्यू है कि अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया जाए तो वो लीड कर सकता है कि कई अनेक प्रकार के नंबर ऑफ केसेस के फाइलिंग में, और ये किस पर बर्डन डालेगा, ये बर्डन डालेगा इलेक्शन कमीशन एज वेल एज ऑन दी कोर्ट्स। ऑल्सो वंस एक बार अगर डेफिनेशन चेंज हो गई तो आपको उसको फिर अमेंड करना पड़ेगा वेरियस प्रोविजंस के द्वारा इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग यहां पर चेंजेस किसमें आएंगे, आर्टिकल 1021 में और आर्टिकल 1091A में, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्लियरली डील करते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक ओवर आर्चिंग इफेक्ट भी हो जाएगा कहां पर, ऑन दी अदर सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पर भी जो भी लॉज दिए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, उन्हें भी हमें अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये था एक अनडिफाइंड टर्म, और क्यों है ये अनडिफाइंड इसकी बात। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर कुछ डाउट हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके तो लिखकर बताइए हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.